everyone. I welcome all of you to my channel, Knowledge Center. Myself Om Kumar, and today we will discuss our next part of IIT JEE series. इससे पहले जो हमारा पार्ट 8 था उसमें हमने डिस्कस किया है हमारा टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो इस टॉपिक के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पार्ट 8 में सॉल्व किया है। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 8 को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 8 का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पार्ट 8 को देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है काइनेमैटिक्स एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट। ओके एवरीवन। सो काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मोशन को स्टडी करते हैं। यू कैन सी हियर a study of motion of object without taking into account the factors which cause the motion. I request you one thing, please don't forget to take the notes that will be helpful for you. Okay? Now अगर आपको याद होगा क्लास 9 में हमने पढ़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में। सो रेस्ट और मोशन विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बॉडी है और बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो इसके चेंज इन पोजीशन को कोई पर्सन एक ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और वो कहता है कि t इज इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है और कुछ सेकंड के बाद, लेट्स से 5 सेकंड के बाद और 10 सेकंड्स के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट बी पर चला गया। सो टाइम के साथ में जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, सो ही विल से दैट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। सो ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास अपना खुद का क्लॉक होना चाहिए, और खुद का कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए। सो ये जो क्लॉक है और जो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग रेफरेंस फ्रेम का नाम देते हैं। ओके, एंड यू कैन सी there is nothing like absolute rest or absolute motion. There is nothing like absolute rest or absolute motion. क्योंकि बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अपने आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इसके एग्जांपल्स को भी देखने वाले हैं। ओके, आई रिक्वेस्ट वंस अगेन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसके नोट्स साथ में मेंटेन करते हुए चलेंगे ताकि आपको फ्यूचर में काफी हेल्प मिलेगी। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में कब होगा और वो मोशन में कब होगा। सो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग, अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। सो मोशन एंड रेस्ट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर के आप मोशन और रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? सो मोशन और रेस्ट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट under the study of the observer and there is no meaning of rest or motion without the observer or frame of reference. So अगर for example मुझे ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इसका पोजीशन क्या है। सो इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रेफरेंस फ्रेम। सो कॉमनली हम लोग अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि आपका एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यू कैन सी ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। सो अभी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है लेट्स से वो एक्स से ऑरिजिन से एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर दूर है और वाई में ऑरिजिन से 2 सेंटीमीटर दूर है। सो इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग ये देखें ध्यान से कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑफ द पार्टिकल स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ऑफ द फ्रेम। तो यहाँ जो ऑरिजिन है इस ऑरिजिन से हम लोग ये बता सकते हैं कि इस ऑरिजिन से इस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है। सो इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट में किसी तरह का चेंज नहीं आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है क्योंकि उसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। बट अगर किसी एक कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, लेट्स से सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, आप बोलोगे ये 1D मोशन है। एक्स और वाई दोनों में चेंज आ रहा है, आप बोलोगे 2D मोशन है। और अगर एक्स वाई जी तीनों में चेंज आ रहा है तो ये 3D मोशन हो गया। ओके, सो द रेफरेंस फ्रेम इज चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, कि जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा हम लोग रेफरेंस फ्रेम को चूज करेंगे। एंड इफ द फ्रेम इज नॉट मेंशन, अगर फ्रेम मेंशन किया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, देन
ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस फ्रेम, उस केस में हम लोग ग्राउंड को अपना रेफरेंस फ्रेम लेकर चलेंगे। ओके एवरीवन, अगर किसी को भी डाउट होगा आप सभी अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ना यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेन का डब्बा है और इसके अंदर दो पर्सन हैं जो बैठे हुए हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, और डब्बा जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और डब्बे के बाहर कोई थर्ड पर्सन है सी जो कि रेस्ट में है। सो अकॉर्डिंग टू ए जो बी होगा वो रेस्ट में होगा, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग बी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, तो ए के अकॉर्डिंग बी रेस्ट में होगा, लेकिन ए के अकॉर्डिंग जो सी है वो मोशन में होगा। या अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि सी के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों मोशन में होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सी जो ए और बी का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा होगा। अभी जो सेकंड एग्जांपल है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो लोग हैं और ये आपस में बातें कर रहे होंगे, बैठे हुए होंगे, वी डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू ईच अदर जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड को क्या बोलेगा कि सेकंड रेस्ट में है, सेकंड बोलेगा फर्स्ट रेस्ट में है, लेकिन जो थर्ड पर्सन जो एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में है वो बोलेगा कि जो धरती है वो घूम रही है, धरती के साथ में ये दोनों जो पर्सन है वो भी घूम रहे हैं, तो दोनों मोशन में होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर है, या तो वो रेस्ट में या तो वो मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस फ्रेम पे। ओके, अभी यहाँ पर है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जेड, एंड क्लास 9 में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे जा सकते हो, दूसरा रास्ता आपका ऐसा कुछ हो सकता है, ये आपका थर्ड रास्ता हो गया, ये फोर्थ रास्ता हो गया। तो ए से बी तक जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं वो सभी इसके डिस्टेंसेस हैं, वो सभी इसके डिस्टेंसेस हैं। तो जो टोटल लेंथ होगा रास्ते का उसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन इसमें एक डिस्टेंस ऐसा होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो कौन सा होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग कह सकते हैं दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट अ स्ट्रेट लाइन। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्प्लेसमेंट से बड़े हैं। हाँ, अगर ऐसा होगा कि पाथ, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्टेंस कभी भी आपका निगेटिव या जीरो नहीं होगा, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं, हमने पॉइंट ए से शुरू किया और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद हम वापस पॉइंट ए पर वापस आ गए। सो इस केस में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होगा, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इस केस में आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। ओके एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? नाउ सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज टेक द नोट्स। नाउ डिस्टेंस क्या है? दैट इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनिट टाइम इंटरवल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस जो होगा, हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, यू कैन सी हियर, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यूज, बट displacement may be positive, negative or zero, and displacement that is the minimum distance, you can see हमने पहले डिस्कस किया था in the previous slide, displacement that is the minimum distance and directed from initial position to final position, so we can say that it is a vector quantity. So जो distance है, distance depend upon path, जो distance है वो path पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। एंड यू कैन सी, जैसे प्रीवियस स्लाइड में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा,
जो कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी होगा, राइट। सो यू कैन सी हियर infinite distance are possible between two fixed points because infinite path are possible between two fixed point, but displacement is possible between two fixed point. Now अगर जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, राइट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may be equal or less than distance but never greater than distance, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। Now as you can see here, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। अगर कोई पर्सन पॉइंट ए से शुरू करता है, पॉइंट बी तक जाता है और वापस पॉइंट सी पर चला आता है, ए टू बी दिया हुआ है 20 और बी टू सी दिया हुआ है 15, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर होगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, दैट मींस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, दैट इज 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से बी की ओर गया, बी से सी से डी और डी से ई पर। ए टू बी दिया हुआ है 8, बी टू सी 4, C to D 4 and D to E 1। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो AE होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो AE का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो वैल्यू होगा वो 4 होगा और ये आपका 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो दिस विल बी आवर हाइपोटेनस एंड वी कैन सी that our displacement AE is equal to root over 3 square plus 4 square is equal to 5. Now displacement in terms of position vector, let's say ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ऑरिजिन हो गया, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए। नाउ अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, जो कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है और बी का x2 y2 z2 है। सो जो आपका आर ए वेक्टर होगा एंड प्लस जो आपका डेल आर वेक्टर होगा, दैट इज इक्वल टू आर बी वेक्टर, एंड यू कैन सी दैट इज डेल आर, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, दैट मीन्स x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो वी कैन से डेल x आई कैप प्लस डेल y j कैप प्लस डेल z k कैप। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है हमारा कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। एक कार है जो मूव करता है पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी इन द फिगर। इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले स्लाइड्स के अकॉर्डिंग। सो जो डिस्टेंस होगा वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ के बराबर होगा, मतलब ओ ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का मैग्नीट्यूड। सो 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग ये कहते हैं कि आपका ये एक्स पॉजिटिव इधर की ओर है और ये आपका वाई है, तो ओ ए क्या हो जाएगा 8 आई कैप, ए बी क्या होगा माइनस 4 जे कैप, बी सी माइनस 4 आई कैप एंड सी डी प्लस जे कैप इज इक्वल टू 4 आई माइनस 3 जे। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यू कैन सी हियर, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये जो आप सर्कल का पार्ट देख रहे हैं, जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, इसका जो रेडियस है वो 10 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज यू कैन सी इन द पिक्चर। पॉइंट ए आपका यहां पर हो गया, ये आपका पॉइंट बी है। एंड इन द फिगर find the magnitude of distance along the path AB and angle between displacement vector and x-axis। First of all, जो आपका displacement होगा that is AB vector is equal to OB vector minus OA vector। So OB आपका है 10 j cap and minus 10 I cap। So आपका AB vector क्या हो जाएगा
10√2 मीटर्स। एंड अगर आप ट्रायंगल ओबीसी या आपका ओबीसी को आप ध्यान से देखें, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, OA अपॉन OB, दैट इज 10/10 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू आ गया 45। तो अगर ये आपका 45 है तो जो टोटल एंगल होगा 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। एंड जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगर ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr/4। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि πr/2। जहां पे आपका जो रेडियस था वो 10 था, हम लोग कह सकते हैं कि पाई इंटू 10/2 इज इक्वल टू 5π। सो 5π इज आवर डिस्टेंस ट्रेवल। ओके ऑल ऑफ यू। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि एक मोटरिस्ट है दैट फॉलोज अ ट्रैक, टर्न्स टू हिज लेफ्ट by an angle of 60 degree after every 500 meter starting from the given turn. Specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. अगर हमारा जो मोटरिस्ट है वो पॉइंट O से अपना जर्नी को शुरू करता है, फिर यहां पर आपका हो गया फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ टर्न। तो पहला क्वेश्चन है थर्ड टर्न पे। थर्ड टर्न पे हमारा जो मोटरिस्ट होगा वो पॉइंट O से पॉइंट C तक पहुंचेगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट कवर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस AB प्लस BC इज इक्वल टू आपका OC मिलेगा। अगर हम इसे फाइंड करें तो यहां से यहां का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 500 cos 60, क्योंकि ये जो लेंथ आप देख रहे हैं वो 500 का दिया हुआ है। फिर ये जो लेंथ होगा वो 500 का होगा और जो रिमेनिंग लेंथ होगा वो भी आपका 500 cos 60 के वैल्यू के बराबर होगा। सो आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 1000 मीटर। अगर हम बात करते हैं एट सिक्स्थ टर्न, यू कैन सी हियर। सो स्टार्ट हुआ था पॉइंट O से और वापस पॉइंट A पर चला आया। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, दैट मीन्स आवर डिस्प्लेसमेंट इज 0। एंड अगर हम बात करते हैं एट्थ टर्न पे, एट्थ पे हमारा जो मोटरिस्ट होगा वो पॉइंट B पर पहुंचेगा, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, दैट इज OB। सो इस केस में ये जो हमारा डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, ये होगा आपका cos, यू कैन सी 500 cos 30 के बराबर, और ये जो रिमेनिंग लेंथ होगा वो भी होगा आपका 500 cos 30 के बराबर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 500√3। ओके, नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, उसका रेडियस दिया हुआ है r। अगर ये 1 रिवॉल्यूशन 40 सेकंड्स में कंप्लीट करता है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 minutes 20 seconds। सो 2 minutes and 20 seconds में इसका जो टोटल टाइम हो जाएगा 2 minutes and 20 seconds में हो जाएगा 140 seconds। सो अगर 40 seconds में एक टर्न लेता है, एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, सो 140 seconds में ये 3.5 रिवॉल्यूशन लेगा, मतलब कि 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड देन हाफ रिवॉल्यूशन, राइट। आपका डिस्टेंस होगा वो 2πr 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 प्लस πr इज इक्वल टू 7πr, राइट। सो जैसे अगर ये जो आपका सर्कल है, सर्कल आपने पॉइंट A से शुरू किया और वापस आप पॉइंट B पर चले आए आफ्टर 3.5 टर्न्स। सो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके डायमीटर के बराबर होगा, और जो डायमीटर है वो अगर रेडियस आपका r है तो डायमीटर आपका 2r हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो πr ना होकर, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये 2r हो जाएगा, ना कि वो आपका πr होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग अ स्पीड। सो स्पीड क्या है, जिस रेट से हम लोग डिस्टेंस को कवर करते हैं उस रेट को हम लोग स्पीड का नाम देते हैं। आप सभी को पता है कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन m0 l1 t-1 है, यूनिट मीटर पर सेकेंड इन SI एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS। सो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट मीन्स उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है।
और अगर उसका स्पीड वेरिएबल है, दैट मीन्स कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में, उस केस में उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. Okay, total time taken. And you can see the formula here, that is average speed is equal to del S by del T. Now average speed is equal to total distance covered by total time taken. That means S1 plus S2 plus S3 plus dot 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 Sn divide by T1 plus T2 plus T3 up to n number of times. So S1 को आप लिख सकते हो V1 T1, S2 को V2 T2 and S3 को V3 T3 and so on. और अगर टाइम इंटरवल सेम है, उस केस में आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई n. इसे हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड. एंड अगर डिस्टेंस सेम है, उस केस में आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, एंड देन दिस इज नोन एज हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड. And we have the one more topic here regarding instantaneous speed. So a speed of a particle at any particular instance of time, which is known as instantaneous speed, and we have the formula, that is limit delta t tends to 0, del s by del t is equal to ds by dt. Okay, that means कि अगर आप स्पीड जो आपका जो डिस्टेंस है अगर आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू देगा. If you are differentiating the distance, then you will get the instantaneous speed of the particle at that moment. Now, regarding the velocity, you all know velocity is equal to displacement upon time taken. And we have the dimensions m0 l1 t-1 same as the speed, and unit is meter per second in SI and centimeter per second in CGS. And we have the formula for average velocity is equal to del r by del t. Okay, और यहाँ पर जो एरो साइन है that represents its vector form. Now, अगर जो velocity है that is continuously changing with time, that is velocity is the function of time, then our average velocity will be equal to integration of v dt divided by integration of dt. And if velocity is continuously changing with distance, that is velocity is a function of space. इस केस में आपका जो space velocity होगा that is equal to integration of v ds divided by integration of ds. So as we know one thing, जो आपका एवरेज स्पीड होगा वो कभी भी एवरेज वेलोसिटी से छोटा नहीं होगा, वो हमेशा उससे या तो बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है. एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट del t tends to 0 del r by del t, that means dr by dt. So that means अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, you will get instantaneous velocity. Now, the direction of instantaneous velocity is always tangential to the path followed by the particle. आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप किसी इंस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट O से लेट से पॉइंट B तक ट्रेवल करता है इस पाथ पे, तो किसी इंस्टेंस पे किसी एक मोमेंट पर उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उस पाथ के टेंजेंट के बराबर होगा, उस पाथ के टेंजेंट की तरफ होगा. Okay, so that is the direction of the velocity at that moment. Okay everyone, and as you can see here, हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट A से O तक जाता है, फिर O से B तक जाता है. AO is equal to OB, so दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो S है, लेकिन टाइम गैप वो अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है. तो अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो टाइम गैप भी अलग अलग होगा. T1 क्या होगा, S अपॉन V1, T2 क्या होगा, S अपॉन V2. सो उस केस में आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या मिलेगा, 2v1 v2 by v1 plus v2, and this is known as harmonic mean of the speed. And अगर टाइम गैप सेम है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है या फिर वेलोसिटी डिफरेंट है, उस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 plus v2 by 2. This is known as arithmetic mean of two speed. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल है जो फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट और थर्ड मिनट में इतना आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू 11.02 डिवाइड बाय 60 किलोमीटर्स. एंड टाइम गैप दिया हुआ है
1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 मिनट्स इज इक्वल टू 1/20 आवर्स। सो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 11.02 डिवाइड बाय 60 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1/20 is equal to 3.67 kilometers per hour. I'll give you one more question here. The displacement of a particle moving along a straight line is given by s is equal to 4t square plus 5t minus 6. And जो s है वो सेंटीमीटर्स में है और जो टाइम है वो सेकंड्स में है। We have to find out initial speed of the particle and a speed of the particle at t is equal to 4 seconds. Now, अगर हमें निकालना है स्पीड, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट आवर डिस्टेंस। सो ds बाई dt क्या मिलेगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 8t + 5 एंड एट t इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। So at t is equal to 0, a speed will be 5 centimeter per second, and at t is equal to 4, we have to put 4 on the place of t. So 8 into 4 plus 5 is equal to 37 centimeters per second. Next question है, if s is equal to 2t cube plus 3t square plus 2t plus 8, we have to find out the time at which acceleration is 0, कि किस समय पर हमारा जो acceleration है वो 0 है। सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ में वेरी करता है, दैट इज v is equal to 4t। आपको पता करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 2 to t is equal to 4 सेकेंड्स। सो अगर हमें पता करना है कि किस समय पर एक्सेलरेशन 0 है, सो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी क्या मिल चुका है 6t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। जब इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा एक्सेलरेशन, सो दैट इज इक्वल टू 12t प्लस 6 एंड इट इज गिवन द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। तो जहां पे a है वहां पे 0 पुट करेंगे, देन टाइम विल बी इज इक्वल टू -1/2। तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन नेवर बी 0। सेकेंड क्वेश्चन है dx by dt is equal to v होगा, as we all know. So x is equal to integration of v dt, that means लिमिट क्या होगा 2 to 4 40 dt and that is equal to 24 meters. So इस केस में हम लोगों ने अपना जो डिस्प्लेसमेंट है between t is equal to 2 to 4 सेकंड हमने फाइंड कर लिया है। Okay everyone, now we will discuss regarding acceleration. So जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज आता है उससे हम लोग एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल है वो पॉइंट ए पर है और पार्टिकल पॉइंट ए से बी की ओर जाता है, लेट्स से पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पर वेलोसिटी है 0, उसके बाद वेलोसिटी 5 10 15 20 25, तो हर सेकंड वेलोसिटी में कितने का चेंज आ रहा है 5 का। हम लोग कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा, ना कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके बराबर होगा। एंड इसका जो डायमेंशन है दैट इज m0 l1t-2, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS। अब अगर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हमेशा सेम रहे, इफ magnitude and direction of the acceleration remains constant during the motion of the particle, it is known as uniform acceleration. And when a particle moves with constant acceleration, then its path may be a straight line or parabolic. कि अगर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या पैराबोलिक भी हो सकता है। जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहे हो, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर पैराबोलिक है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है और उसका वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है व्हेन अ पार्टिकल मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, कि अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन वहां पर होगा ही होगा। अगर पार्टिकल ने स्टार्ट किया है रेस्ट से एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन इट्स पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्टार्ट हुआ है 0 से और वो
कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन करता है, दैट मींस उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। एंड व्हेन अ पार्टिकल मूव कंटिन्यूअसली ऑन अ कर्व्ड पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। क्योंकि अगर आप कर्व्ड पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट मींस कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ओके, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो जैसे ये एक सर्कल है और आप इस पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, वो कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, नाउ फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। नाउ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, कि या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल v by del t is equal to v2 minus v1 by del t, and instantaneous acceleration is equal to limit del t tends to 0 del v by del t। दैट मींस अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो, दैट मींस you will get acceleration which is instantaneous। so अगर आप velocity को first time derivate करते हो, you will get acceleration, and if you are doing double differentiation of your displacement, you will get acceleration once again। okay, and when a particle move with non uniform speed, अगर particle non uniform speed से move करता है, then acceleration of the particle must be non zero, उसका जो acceleration होगा वो भी non zero। the direction of average acceleration vector is the direction of the change in velocity vector as a is equal to del v by। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी को भी डाउट होगा, you all can ask your doubt in the comment section, I will try to solve all your doubts। now acceleration which opposes the motion of the body, कि अगर acceleration बॉडी के मोशन को अपोज करता है, which is known as retardation। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट्स से अगर हम लोगों ने लेफ्ट को लिया है नेगेटिव और राइट को आपने लिया है पॉजिटिव। ओके, एंड अगर मोशन राइट की ओर है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो लेफ्ट की ओर है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मोशन लेफ्ट की ओर है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर वो लेफ्ट की ओर है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो साइन ऑफ वेलोसिटी जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव है, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। के जो साइन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो साइन है एक्सेलरेशन का, दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एंड इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन, कि अगर दोनों का साइन सेम है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड is increasing, and if both are opposite sign, then magnitude of velocity is decreasing। now as you can see here we have few questions to solve। question number 1 है, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 2t square minus 4t plus 3 meter per second। we have to find out the acceleration at t is equal to 2 seconds। so as we know, if you differentiate the velocity then we will get acceleration। so after differentiation we got a is equal to 4t minus 4, and on the place of t we will put t is equal to 2 seconds, then a will be equal to 4 meter per second square। we have one more question। the velocity of a particle moving in the positive direction of x-axis varies as v is equal to alpha root x, where alpha is positive constant। assuming that moment t is equal to 0, the particle was located at the point x is equal to 0, we have to find out the time dependence of the velocity and the acceleration of the particle। and the second one is the mean velocity of the particle averaged over the time that the particle takes to cover first s meter of the path।
सो यहाँ पर जो v है इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा रूट ओवर एक्स. सो dx by dt जहां पे v है, v को हम लिख सकते हैं dx by dt. So dx by dt is equal to alpha root over x, and we can say that if you just integrate both of them, you will get x to the power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 is equal to alpha t. Then we can say x is equal to alpha square t square by 4. So we got x value here. Now velocity is equal to dx by dt. So now you differentiate this x here. We will get 2 alpha square t by 4 is equal to 1 by 2 alpha square t. Then our acceleration will be equal to dv by dt, that is alpha square by 2. As you can see, what we have to find? The time dependence of the velocity and the acceleration. So we got all these two values, time dependence of the velocity and the acceleration. Second question is time taken to cover the first s distance. So as we know, x is equal to alpha square t square by 4. So t is equal to root over 4s by alpha square, and we know average velocity is equal to s by t. That means s by root over 4s by alpha square is equal to alpha root over s by 2. That is our average velocity. We have two more questions here. A particle is moving along a straight line ox at a time t in seconds and the direction x in meters of particle from point O is given by x is equal to 10t plus 6t minus 3t square. How long would the particle travel before coming to rest? So t is equal to 0 है, x is equal to 10 है हमारा. Then v is equal to dx by dt, that means 6 minus 6t. So when v is equal to 0, t is equal to 1. Value of x at 1 second is equal to 13 meter. So just put the t value is equal to 1. So distance travel is equal to 13 minus 10 is equal to 3 meter. We have the next question. The acceleration of a particle moving in a straight line varies with its distance as a is equal to 2s plus 1. Velocity of the particle is 0 at 0 displacement. Find corresponding velocity displacement equation. So a का वैल्यू है 2s plus 1. a क्या होगा आपका dv by dt, that is equal to 2s plus 1. इससे हम लोग लिख सकते हैं dv by ds into ds by dt is equal to 2s plus 1. So dv by ds ये क्या मिलेगा आपको v, dv by ds into v is equal to 2s plus 1. Now we just integrate all of those things. So we got v dv is equal to 2s ds plus ds with all the integration terms. So we will get our v value, which is root over 2s into s plus 1. And now we got our equations of motion here. And as we all know, it is only valid when our acceleration is constant. And we have the few terms here as we all know. जो हमारा a है, which is our acceleration, u क्या है, initial velocity, v है हमारा final velocity, s है हमारा displacement, and s nth क्या है, displacement in the nth second. So as we know, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as, s nth that is u plus 1 by 2a into 2n minus 1. इसका जो demonstration है, it is given here, that is s is equal to ut plus half at square. So sn will be equal to un plus half an square. That is our equation number 1. And sn minus 1, that is equal to un minus 1 plus 1 by 2a n minus 1 square. That is our equation number 2. So from equation number 1 and 2, we will get sn minus 1 is equal to sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1. And we have to note one thing, that all the equations of motions can be used in 2D motion in vector form. So we have one question here. Question here, a particle move in a straight line with a uniform acceleration a. Initial velocity of the particle is 0, that is u is given 0 here. Find the average velocity of the particle in first s distance. So as we all know, s is equal to ut plus half at square, u is given 0, so s is equal to half at square. Now we will multiply with the value s, so it is equal to s square is equal to 1 by 2 as t square. So s square upon t square is equal to as by 2. So we can say s by t is equal to root over as by. Now यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने ग्राफिकल सेक्शंस को.
सो हमारा पहला ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 5 ग्राफ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। और आपको याद होगा टू फाइंड आउट द स्लोप वी हैव द फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है ग्राफ का, एज यू कैन सी, जो टाइम है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि हमारा जो बॉडी होगा वो रेस्ट में होगा, और इसका जो स्लोप है वो जीरो है। इसका जो स्लोप है वो जीरो है, दैट मीन्स कि इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। सो वी कैन से द बॉडी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड टाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, इसके पास कोई स्लोप भी होगा, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि इसका जो थीटा है वो कांस्टेंट है। दैट मींस इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर थीटा डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी होगा वो भी डिक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ में। दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट यहाँ पर थीटा जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी हमारा टाइम के साथ में इंक्रीज करेगा। दैट मींस इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड द नेक्स्ट वन इज यू कैन सी, जो थीटा है वो 90 से बड़ा है। दैट मींस कि आपका जो tan थीटा है वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी होगा वो भी नेगेटिव होगा, और हमारा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगर x और t ग्राफ का जो आप एरिया निकालते हैं उसका कोई भी सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं होता है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया ऑफ xt ग्राफ। अभी नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फिर से 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसका जो स्लोप है वो जीरो है। दैट मींस कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। दैट मींस इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा है कि यहाँ पर जो थीटा है वो कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगा, और इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, यहाँ पर जो आपका थीटा है वो टाइम के साथ में डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा वो भी टाइम के साथ में डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है कि जो थीटा है वो टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा विद टाइम। लेकिन जो लास्ट केस है वहां पर थीटा 90 से बड़ा है, दैट मीन्स कि tan थीटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, और यहाँ पर जो VT ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। ओके, इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो यू कैन सी हियर एरिया ऑफ AT ग्राफ that will give you change in velocity v2 minus v1. We have two types of graph here. अगर पहला ग्राफ आप ध्यान से देखें, यहाँ पर थीटा आपका कांस्टेंट है, तो जो थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। और सेकेंड केस में आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट है, इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। सो टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन अ स्पीड टाइम ग्राफ दैट इज VT ग्राफ represent distance and the vector sum of total area between VT graph that represents displacement. अब यहाँ पर कुछ ग्राफ हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते प्रैक्टिस में। पहला है ये जो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देख रहे हैं 1 2 3 जो आप देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ टाइम है, लेट्स से 5 सेकंड्स, सो सेम टाइम पर दो वेलोसिटीज हैं v1 v2, यहाँ पर सेम टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट आप देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सेम टाइम पर हमारे पास दो एक्सेलरेशंस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। सो फॉर एट एनी इंस्टेंस बॉडी कांट हैव टू वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली। ओके, नाउ जो टाइप 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो निगेटिव में रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे निगेटिव में है जो कि पॉसिबल नहीं है। जो टाइप 3 है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो इंक्रीज कर रहा है बट टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है बट टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा, जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है बट टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज एनी क्वांटिटी विदाउट कंज्यूमिंग टाइम, दैट इज टाइम कांट बी कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s, then continues at constant speed for time t and then comes to rest with the retardation of f by 2.
if the total distance traveled is 15s, then calculate the value of s in terms of f and t. So यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है vm एंड फॉर टाइम t1, अगर हम t1 की बात करें तो यहाँ पर vm क्या होगा, vm हो जाएगा ft1. क्यों हो जाएगा, आप सभी को पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at. सो u तो इसका 0 है और a कितना दिया हुआ है f, तो यह आपका हो गया f इंटू टी. तो हम लोग कह सकते हैं कि vm इज इक्वल टू f इंटू t1, राइट. एंड s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ f t1 का स्क्वायर. सो यहां से आप t1 निकाल सकते हैं. t1 क्या मिलेगा हमें, t1 मिलेगा vm बाई f. अगर हम दोबारा t2 के लिए चेक करें, जो आपका t2 है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो t2 के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है, v फाइनल क्या है इसका 0 है. तो हम लोग कह सकते हैं कि t2 फॉर टाइम t2 v इज इक्वल टू u प्लस at. जहां पे इसका v तो 0 होगा, u क्या होगा, u होगा vm और ये होगा माइनस f बाई टू इंटू t2. f बाई टू क्यों होगा, क्योंकि इट कम्स टू रेस्ट विथ रिटार्डेशन ऑफ f बाई टू. सो हम लोग कह सकते हैं कि f बाई टू t2 is equal to Vm. So T2 is equal to 2Vm by F. So यहाँ पे T1 आया Vm by F, T2 आया 2Vm by F. तो हम लोग कह सकते हैं कि T2 is equal to 2T1. एंड जो S3 है, एज यू कैन सी हियर, S3 क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1 by 2 F by 2 T2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F by 4 इंटू 4 T1 टू दी पावर 2. क्योंकि यहाँ पर जो T2 के जगह पे हमने लिया है, क्योंकि T2 क्या है 2T1. सो FT1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2S. सो देयरफॉर S प्लस VMT, ये आपका S हो गया, प्लस VMT प्लस 2S इज इक्वल टू 15S. सो वी कैन फाइंड आउट आवर S वैल्यू, दैट इज इक्वल टू FT स्क्वायर बाय 72. ओके एवरीवन, सो ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर. A car accelerates from rest at a constant rate alpha. यहां आप देख सकते हैं at a constant rate of alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate of beta here to come to rest. If the total time elapsed is t, जो total time है t1 plus t2 is equal to t, then evaluate the maximum velocity attained at point A and the total distance traveled. So as we know t is equal to t1 plus t2. Vmax क्या होगा, u प्लस अल्फा t1, जहां पे u आपका 0 है, तो हम कह सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू Vmax बाई अल्फा. तो इस केस में क्या होगा, 0 इज इक्वल टू Vmax प्लस बीटा इंटू t2. सो बीटा क्या मिलेगा, माइनस Vmax बाई t2, दैट इज नेगेटिव स्लोप ऑफ लाइन AB. सो t2 क्या मिल गया, Vmax बाई बीटा. So equation 1, 2 and 3. If you compare all of these three equations, you will get Vmax upon alpha plus Vmax upon beta is equal to t. So we can say that t is equal to Vmax alpha plus beta by alpha beta. Or we can say Vmax is equal to alpha beta t divided by alpha plus beta. So total distance is equal to area of VT graph, as we all know. That is 1 by 2 into Vmax into t. That means 1 by 2 into t into alpha beta t divided by alpha plus beta is equal to 1 by 2 alpha beta t square divided by alpha plus beta. So this is how we solve this question, and I hope it's quite simple for all of you. And if you have some doubt, you can ask your doubt in the comment section. I request all of you, if you like my video, please do subscribe to my channel. So keep learning. We can meet again. Take care of yourself, because I feel together we can make a difference.